नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम लोग समांतर चतुर्भुज का जो प्रॉपर्टीज है, जो गुण है, उसके बारे में हम लोग अभी सीखेंगे और जानेंगे कि समांतर चतुर्भुज के क्या क्या गुण होते हैं, इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा आपके सामने जो ये चित्र बना हुआ है, ये जो फिगर है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब एक चतुर्भुज है। ये किस प्रकार का चतुर्भुज है? तो ये एक समांतर चतुर्भुज है, जिसे हम लोग पैरेललोग्राम भी कहते हैं। ठीक, तो ये एक पैरेललोग्राम है, यानी समांतर चतुर्भुज है। अपोजिट साइड जो होता है, यानी बी और सी, ए और डी क्या होगा? समांतर होगा और इक्वल होगा। इक्वल का मतलब बराबर। ए बी जितना बड़ा होगा, ए बी नहीं, बी सी जितना बड़ा होगा, ए डी भी उतना ही बड़ा होगा, और ए बी जितना बड़ा होगा, डी सी उतना ही बड़ा होगा। और साथ ही साथ इसका एक और गुण है कि जो ए डी है वो बी सी के समांतर होगा और ए बी डी सी के समांतर होगा। इसीलिए इस तरह के आकृति को समांतर चतुर्भुज कहा जाता है। ये तो हो गया इसका बेसिक, लेकिन इसका क्या क्या कंसेप्ट क्या है और इसका प्रॉपर्टीज क्या है, गुण क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका जितना भी गुण है वो सारा गुण अभी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो पहला गुण इसका लिखा जाता है। ठीक है, देखिए पहला, तो पहला समांतर चतुर्भुज का पहला गुण क्या हो गया? अपोजिट साइड क्या होगा? पैरेलल होगा। सबसे पहले तो हम लिख सकते हैं ए डी। अच्छा, पैरेलल का मतलब होता है समांतर, और समांतर का साइन इस तरह है, दो को आपको इस तरह इक्वल लाइन देना है, ये समांतर का साइन है। यानी ए डी किसके समांतर हो जाएगा? बी सी के। तो ए डी किसके समांतर हो गया? बी सी के। तो हम लोग बोल सकते हैं अपोजिट साइड आर इक्वल। इसके अलावा ए बी किसके समांतर हो जाएगा? डी सी के। तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी पैरेलल है, यानी समांतर है किसके? डी सी के। तो ये तो इसका हो गया एक गुण, एक प्रॉपर्टीज हो गया किसका? समांतर चतुर्भुज का। इसके अलावा ये समांतर के साथ साथ इक्वल भी होता है। इक्वल का मतलब हो गया, यहाँ लिखा जा सकता है कि ए डी जितना बड़ा होगा वो बी सी भी उतना ही बड़ा होगा। यानी अपोजिट साइड आर इक्वल भी, इसका इक्वल भी होता है अपोजिट साइड, यानी ए बी बराबर होगा डी सी के। ये इसका दूसरा प्रॉपर्टीज हो गया। चलिए इतना बात तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं इसके हम लोग डायगोनल पर। डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण। तो विकर्ण क्या होता है? जो अपोजिट साइड के जो शीर्ष है, शीर्ष यानी वर्टेक्स हैं, इनको अगर मिला दिया जाए तो जो लाइन बनेगा उसे हम लोग डायगोनल या विकर्ण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डायगोनल क्या आ जाएगा? एक तो बी को हम लोग डी से मिला देते हैं, तो जो ये कोना कोना जो मिलता है हम लोग इसको क्या बोलते हैं? डायगोनल, यानी हिंदी में इसे विकर्ण कहा जाता है। ये हो गया डायगोनल। और एक डायगोनल हो जाएगा ए और सी। तो जब हम लोग ए और सी को मिलाएंगे ये हो गया दूसरा डायगोनल। ठीक है, तो डायगोनल भी टोटल कितना होता है? इसमें दो होता है डायगोनल। ठीक है, ये स्ट्रेट है एकदम। ठीक, तो ये जो दो डायगोनल है, ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट यानी प्रतिच्छेद करेगा उसका कुछ नाम ओ दे देते हैं। यानी ए सी विकर्ण बी डी एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, अब आते हैं इसके और भी गुण में। इसका जो ये एंगल है ना, इधर का ये एंगल बी पूरा, ये एंगल सी, ये एंगल डी, ये एंगल ए, ये कभी 90 डिग्री नहीं होगा। 90 डिग्री तभी होगा जब ये सीधा आ जाए दाग। ये तिरछा आया हुआ है, ये कोना वाला कोण जो है ये 90 डिग्री नहीं होगा। इतना तो समझ में आ गया। अब इसका विकर्ण का चर्चा करते हैं। इसमें जो विकर्ण है ये एक दूसरे को बराबर बराबर समद्विभाजित करेगा। बराबर बराबर समद्विभाजित का क्या मतलब हुआ? तो इसका तीसरा प्रॉपर्टीज में हम लोग आते हैं। इसका विकर्ण जो बी डी है ये ए सी के साथ ओ पर प्रतिच्छेद करेगा। तो ये दोनों विकर्ण जो है वो बराबर नहीं होगा। मतलब है कि ए सी जो विकर्ण है वो बराबर नहीं होगा विकर्ण बी डी के। यानी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण कभी भी बराबर नहीं होता है, डायगोनल बराबर नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ये डायगोनल जो है इंटरसेक्ट जो करेगा ये इक्वल इक्वल इंटरसेक्ट करेगा। इक्वल का मतलब क्या हो गया? हम लोग चौथा प्रॉपर्टीज में लिख सकते हैं कि ए ओ जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा हम लोग का सी ओ होगा। यानी ए ओ जितना बड़ा होगा ओ सी भी उतना ही बड़ा होगा, दोनों इक्वल इक्वल होगा। इसके अलावा बी ओ जितना बड़ा होगा हम लोग का डी ओ भी उतना ही बड़ा होगा। यानी ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब ही होता है इक्वल इक्वल भाग में बांटना। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका डायगोनल का। डायगोनल इक्वल नहीं होता है, लेकिन डायगोनल जो समद्विभाजित करेगा वो दो बराबर बराबर हिस्सों में बटेगा। इतना कंसेप्ट क्लियर है।
अब आते हैं इसका पांचवा प्रॉपर्टीज में, किसका, समांतर चतुर्भुज का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये एंगल जो होता है ये पूरा, ये एंगल, ये अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होता है। तो अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल। तो हम लोग यहाँ अपोजिट एंगल के बारे में जानते हैं। तो अपोजिट एंगल मतलब ये पूरा एंगल, ये और ये, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए बी सी इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, एंगल डी के। तो डी को लिखा जा सकता है ए डी सी, ठीक है, कोमा इसी के द्वारा ये पूरा जो एंगल होगा इस एंगल के इक्वल होगा। यानी अपोजिट एंगल क्या होता है, बराबर होता है, इक्वल होता है। तो अपोजिट एंगल इक्वल होता है तो लिख सकते हैं हम लोग एंगल बी ए डी इक्वल होगा एंगल सी के, यानी एंगल बी सी डी। तो अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, ये जो एंगल इंटरसेक्ट कर रहा है ना, ये इंटरसेक्ट करने वाला एंगल कभी 90 पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये 90 नहीं होता है। ठीक है, चलिए इतना तो हम लोग का क्लियर हो गया, ये हो चुका है अपोजिट एंगल इक्वल। अब इसी के साथ छठा प्रॉपर्टीज क्या आता है, तो छठा प्रॉपर्टीज आता है कि ये एक ही ओर का, एक ही बेस पे, एक ही आधार पे दो गो जो कोण बना है वो दो कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री आएगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल सी, बी का मतलब ये पूरा एंगल, ठीक, सी का मतलब ये पूरा एंगल, इन दोनों का सम कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। इसी तरह एंगल सी और डी का भी सम कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। यानी एंगल सी प्लस एंगल डी भी कितना आएगा, 180 डिग्री। अगर बात करें एंगल बी और एंगल ए का, तो ये भी एक ही ओर का एंगल है, तो इसका भी सम क्या हो जाएगा, 180। एंगल ए प्लस एंगल बी भी कितना आएगा, जोड़ने पर 180 डिग्री। और एंगल ए और डी को भी हम लोग अगर जोड़ें तो भी कितना आएगा, 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल डी, इसको और इसको पूरा को, तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। बात समझ में आ गया यहाँ तक। तो ये तो प्रॉपर्टीज हो गया किसका, समांतर चतुर्भुज का। इसके अलावा और भी कुछ प्रॉपर्टीज है समांतर चतुर्भुज का। जैसे अगर इस समांतर चतुर्भुज को कोई भी एक विकर्ण से हम लोग डिवाइड करें, मान लेते हैं बी डी विकर्ण अभी नहीं है, केवल ए और सी एक विकर्ण है, तो जो ए और सी विकर्ण है तो इसके द्वारा जब डिवाइड किया जाएगा तो दो त्रिभुज बनेगा, ए बी सी, ये पूरा एक विकर्ण के द्वारा, और इधर एक त्रिभुज बनेगा ए सी डी। तो ये जो दोनों त्रिभुज बनेगा वो दोनों त्रिभुज हमेशा सर्वागसम होगा। सर्वागसम का मतलब कॉन्ग्रुएंट, तो यहाँ हम लिख सकते हैं इस तरह, ट्राइंगल ए बी सी सर्वागसम का सिंबल ऐसे होता है, कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, तो ट्राइंगल ए डी सी के। यानी ए बी सी ये जो डायगोनल है इससे अगर डिवाइड करें पूरे इस समांतर चतुर्भुज को, तो एक त्रिभुज आएगा ए बी सी, ये त्रिभुज सर्वागसम होगा त्रिभुज ए डी सी के। ठीक है, ए बी सी सर्वागसम है ए डी सी के। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके अलावा अगर हम लोग इधर से इस डायगोनल से डिवाइड करते हैं, इस डायगोनल को देखते हैं, तो ये डायगोनल भी दो ट्राइंगल में बांटेगा। अगर ए सी डायगोनल ना हो, केवल बी और डी हो, तो हम लोग का त्रिभुज क्या बना, ए बी डी, और एक त्रिभुज बना बी सी डी। तो इधर से भी लेंगे तो भी त्रिभुज क्या होगा, इक्वल सर्वागसम ही होगा। तो हम लोग इसको भी लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, सर्वागसम होगा ट्राइंगल बी सी डी के। अगर हम लोग ए सी डायगोनल ना खींचें, केवल एक डायगोनल दें बी और डी, तो इधर का और इधर का जो त्रिभुज आएगा वो भी क्या होगा, सर्वागसम होगा, और इन दोनों त्रिभुज का एरिया भी बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग अभी लिख लेते हैं एरिया भी क्या आएगा, बराबर। अब तो ये हो गया। अब इसके अलावा ये जो चार एरिया दिख रहा है ना, ये चारों एरिया भी आपस में क्या क्या होगा, इक्वल इक्वल आएगा। यानी इसका जितना क्षेत्रफल आएगा ए ओ बी का, उतना ही क्षेत्रफल आएगा बी ओ सी का, और उतना ही क्षेत्रफल आएगा सी डी ओ का। यानी प्रत्येक का एरिया इक्वल आएगा। ठीक है, ये तो कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वागसम हो गया। इनका एरिया भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब इसके अलावा इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो हम लोग आते हैं फॉर्मूला पे। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, ये पूरा लेंथ को हम लोग मान लेते हैं क्या है, बी। पूरा लेंथ को क्या मान लिए, बी। ठीक है, ये पूरा लंबाई को, और ये जो इधर का लेंथ है इसको हम लोग कुछ मान सकते हैं, ए मान लेते हैं। ठीक है, लेंथ को हम लोग कुछ भी मान सकते हैं लेंथ, तो ये ए हो गया।
अब आते हैं इसका परिमाप, कैसे निकलेगा इसका परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, कोई भी जो क्षेत्र दिया हो इसके चारों तरफ का जो लेंथ है सबको अगर ऐड कर दिया जाए तो ये इसका क्या कहलाता है, परिमाप। तो ये अगर b है तो ये भी कितना होगा b, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है। अगर इसको a माना गया है इस लेंथ को, तो इस लेंथ को भी क्या माना जाएगा a, क्योंकि दोनों लेंथ क्या है, इक्वल है। तो इसका परिमाप का बात करते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं परिमाप का फॉर्मूला। परिमाप का मतलब पेरीमीटर, ठीक है। तो परिमाप हो जाएगा यानी पेरीमीटर, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, चारों तरफ को हम लोग को जोड़ देना है। तो हम लोग जब जोड़ेंगे चारों ओर को, ये b ये b, ये क्या आया a और a, यानी a आएगा 2 बार और b भी आएगा 2 बार। 2 बार क्यों आया, इधर का b 1 बार और ये लेंथ भी b होगा। अगर यहाँ x मानेंगे तो ये भी x होगा। जैसे ये लेंथ अगर मान लिया जाए 10 सेंटीमीटर है तो ये लेंथ भी कितना सेंटीमीटर आएगा, 10 सेंटीमीटर। ये लेंथ अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर। इसीलिए ये 2 बार काउंट होगा, ये भी 2 बार आएगा। परिमाप मतलब सबको जोड़ देना। तो इसको हम लोग अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लें, दोनों में 2 कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा, 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2, तो अंदर में बचेगा आपका ब्रैकेट के a प्लस बी। a क्या है, साइड का लेंथ है, b भी क्या है, साइड का लेंथ है, यानी भुजा का लंबाई। तो फॉर्मूला क्या बन गया, 2 ब्रैकेट के अंदर है a प्लस बी और a क्या है, b क्या है, भुजा की लंबाई है। तो ये परिमाप हो गया किसका, समांतर चतुर्भुज का। अब इसका आते हैं हम लोग क्षेत्रफल में। तो इसका क्षेत्रफल के लिए आपको हाइट चाहिए। तो हाइट कहाँ से निकलेगा, देखिए हाइट हमेशा 90 डिग्री पे होता है, समकोण होता है। यानी यहाँ से अगर एक लाइन हम लोग सीधा खींचे, एकदम सीधा, तो जो स्ट्रेट लाइन इस लाइन पे गिरेगा यानी BC पे, तो ये ऊपर वाला लाइन जिस लाइन पे आता है, ये ऊपर वाला लाइन को H बोला जाता है। और जिस लाइन पे ये ऊंचाई आके टच करेगा जिस पॉइंट पे, तो ये पूरा बेस कहलाता है। बेस का मतलब आधार होता है और इसको हम लोग क्या माने हैं, B माने हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, आधार। तो इस हिसाब से ये जो A वाला आया तो किसी पॉइंट पे आएगा, तो इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं E। क्या मान लिए, E मान लिए इस पॉइंट को। तो अब आते हैं क्षेत्रफल पे, यानी क्षेत्रफल का बात करें समांतर चतुर्भुज का, तो क्षेत्रफल यानी एरिया, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या आएगा। तो क्षेत्रफल जो अब हम लोग इसका निकालेंगे समांतर चतुर्भुज का, तो फॉर्मूला बनेगा आधार गुना ऊंचाई। आधार का मतलब क्या हो गया, ये पूरा यानी b, और ऊंचाई का मतलब क्या हो गया, हाइट, यानी बेस इंटू हाइट, b गुना h। b से क्या हो गया, आधार, आधार मतलब बेस, और हाइट का मतलब क्या हो गया, ऊंचाई। ये ऊंचाई जिस पे होगा वही आधार कहलाएगा। अगर ये ऊंचाई इधर होता तो ये आधार कहलाता। बात समझ में आ गया। तो ये हो गया एरिया का फॉर्मूला, यानी क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का। क्या होता है, लंबा, ये आधार गुना ऊंचाई, b का मतलब आधार हुआ। तो ये तो हो गया समांतर चतुर्भुज का हम लोग का प्रॉपर्टीज, ठीक है। इतना प्रॉपर्टीज तो आपको जानना ही चाहिए। इसके अलावा ये जो कोण है, इसको इधर का ये कोण और इधर का ये कोण हमेशा इक्वल होगा, और ऐसे कोणों को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल, यानी इसको बोला जाता है शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होता है, बराबर, यानी ये जितना डिग्री का कोण होगा ये भी उतना ही होगा। इसी तरह ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, बराबर। इस प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। इसके अलावा इधर का ये जो छोटा वाला एंगल है, ये वाला मतलब ये वाला, ये एंगल इधर के ये वाला एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल, यानी एकांतर कोणों के युग्म। इसी तरह ये वाला एंगल इस एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। किस नियम से बराबर होगा, किस प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट एंगल, यानी एकांतर कोणों के युग्म से बराबर होगा, ठीक है। तो इतना बात आपको समझ में रखना है समांतर चतुर्भुज के बारे में। ये समांतर चतुर्भुज का प्रॉपर्टीज है। बात समझ में आ गया। चलिए, तो हम लोग जितना भी चतुर्भुज है सब चतुर्भुज का एक एक करके उसका प्रॉपर्टीज को जानेंगे, उसका फॉर्मूला को जानेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा अगर मान लिया जाए आपको हाइट पता ना हो, मान लिया जाए क्वेश्चन में हाइट ना दिया हो लेकिन दोनों साइड दिया हो और एरिया पूछ ले, तब उसका भी एक फॉर्मूला आता है, उसको हम लोग लिख ले रहे हैं, ठीक है। अगर मान लिया जाए क्वेश्चन में आपको हाइट ना दिया हो, केवल साइड दिया हो और एरिया पूछ ले, तब हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखिए, तो उसका फॉर्मूला होता है, ये भी एक फॉर्मूला है क्षेत्रफल निकालने का, समझ लेते हैं क्या है। क्या बोले, अगर मान लिया जाए केवल साइड दिया हो और हाइट ना दिया हो, तब क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तब होता है a गुना b। a गुना b का मतलब इस साइड की लंबाई और इस साइड की लंबाई, ठीक है। और इसके बाद आएगा
गुना में साइन मान लेते हैं ए और बी का बीच का जो एंगल है, इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, ठीक है। इस एंगल को क्या मानते हैं? थीटा। तो ए यहाँ होगा, क्योंकि ए यहाँ है तो ये हर जगह थीटा वही आएगा, तो ये साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हुआ फॉर्मूला? जब हाइट ना दिया हो तो हम लोग इस फॉर्मूला से बना सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इस फॉर्मूला को लगाने के लिए आपको लंबाई इसका जो है, ये जो इस साइड का साइड है ये दिया होना चाहिए, प्लस ए और बी का बीच का एंगल ही दिया होना चाहिए। तो क्वेश्चन में अगर ये एंगल पता हो और ये पता हो तो क्षेत्रफल आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन हमेशा हाइट दिया ही रहता है, ठीक है। लेकिन अगर ना दिया हो और थीटा का मान पता हो और ये लंबाई पता हो तो हम लोग क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं। बात समझ में आ गया? चलिए, तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। ये कंप्लीट प्रॉपर्टीज है, ये समांतर चतुर्भुज का कंप्लीट गुण है कि उसका क्या गुण होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। जितना भी क्वाड्रिलेटरल है यानी चतुर्भुज है, सबका प्रॉपर्टीज गुण हम लोग अलग अलग वीडियो में देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।